हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10 के साइंस से मॉडल पेपर 2 को करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट जो है ना 80 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक बार जरूर आप टेस्ट दे दीजिए ताकि पता चल पाएगा कि आपको एग्जाम में कितने मार्क आ रहे हैं। देखिए एग्जाम में क्या करना है कि आपको टोटल साइंस का 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको मतलब 40 क्वेश्चन ही मारना है। तो चलिए आज के जो है ना क्वेश्चन जो होगा ये साइंस से होगा। तो चलिए फटाफट आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको साइंस पोर्शन में अच्छे मार्क मिल सके। तो चलिए हम यहाँ से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा यहाँ से, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग जरूर इसको बताएं। देखिए ए में है जड़ में, बी में है पुष्प में, सी में है तना और डी में है फल में। तो देखिए यहाँ पौधे में जो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पुष्प में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखिए ए ऑप्शन ए है कि जंतुओं में, बी है कवकों में, सी है परजीवियों में और डी है हरे पौधों में। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये होती है हरे पौधे में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ऑप्शन ए है जल से, बी है ग्लूकोज से और सी है CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और डी है यहाँ से डिक्टियासोम से। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन इसमें? तो देखिए यहाँ से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? देखिए ऑप्शन ए है यकृत में, बी है आमाशय में और सी है अग्नाशय में और डी है मुंह में। तो देखिए जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है ये पाई जाती है आमाशय। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। 5 में है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया यहाँ से संपन्न होती है, प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कौन हो जाएगा? ए है स्टोमाटा है, बी है केंद्रक में और सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है कोशिका द्रव। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन? तो इसमें से हो जाएगा कोशिका द्रव हो जाएगा, ठीक ना, कोशिका द्रव में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। 6 में है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वास से बनता है? देखिए ये वायवीय है, अवायवीय है और ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इथाइल अल्कोहल जो ये होता है श्वास से बनता है, ये होता है अवायवीय होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, मेडुला है, थायराइड हो जाएगा। तो इनमें से कौन हो जाएगा ऑप्शन? तो जल्दी फटाफट बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कभी कभी ऐसा भी को मिल जाएगा ऑप्शन में जिसको हम पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, ठीक ना, अंतःस्रावी ग्रंथि को। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट? तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। 8 में कि पौधों को वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए जल के ह्रास की जो क्रिया कहलाती है, यदि यहाँ से हम बोल सकते हैं इसमें कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल को जब हम वाष्प के रूप में मतलब शरीर से बाहर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसका जो है ना ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि घेंघा रोग पनपता है किसके कमी से? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो देखिए घेंघा रोग जो पनपता है ये होता है आयोडीन की कमी से, जिसको हम बोलते हैं नमक, ठीक ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है मेरा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, सफेद रक्त कणिकाएं। देखिए रक्त के जो हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को होते हैं ये इसको कहते हैं हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। देखिए स्टेथोस्कोप है, एनीमीटर है, लेक्टोमीटर है और डी में स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि हम यहाँ से रक्तचाप
को मापते हैं, तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसको हम बोलते हैं ये ब्लड प्रेशर, ठीक ना। चलिए इसको मापते हैं कौन से, स्फिग्मोमैनोमीटर से। अगला है 12 में कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है, तो ये पौधों में पाई जाती है। अभी तुरंत बताए हैं कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल को यहाँ से क्या करते हैं, जब वाष्प के रूप में शरीर से बाहर करते हैं, निकालते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में कि निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए ऊंट में, घोड़ा में, तेलचट्टा में, मानव में। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, तेलचट्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि रक्त क्या है। तो देखिए रक्त जो है ना एक तरह का क्या है, मतलब जो है ना उत्तक है। क्या है, उत्तक, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। यहाँ से लुकोप्लास्ट है, यहाँ से क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, यूरोक्रोम हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। तो इनमें से कौन हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यूरोक्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। तो 16 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिए हाथी है, गाय है, कुत्ता है, केचुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा, केचुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए है वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यकृत से, जिसको हम बोलते हैं लीवर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो देखिए जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है ये कौन है, ये डीडीटी हो जाएगा। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो ये हो जाएगा, देखिए डीडीटी यदि पूछे तो ये हो जाएगा डाइक्लोरोफेनाइल, यहाँ से ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ सीएफसी क्या होता है, देखिए सीएफसी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो यहाँ से बोलेंगे एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। तो ये हो जाएगा फुल फॉर्म इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए हम प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलेंगे, जो कि साग सब्जी पे डिपेंड रहता है, मतलब घास भूसा पे छोटे पौधे खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं शाकाहारी, जो साग सब्जी खाए वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। उसके बाद मांसाहारी, जो कि मतलब जो है ना मांस खाते हैं, मतलब यहाँ से क्या कहते हैं कि प्रथम उपभोक्ता के जो होते हैं उस पर जो डिपेंडेंट रहता है उसको हम बोलते हैं मांसाहारी। और सर्वाहारी मतलब जो है ना तृतीय, मतलब जो है ना उपभोक्ता बोलते हैं। सर्वाहारी तृतीय हो जाता है, द्वितीय हो जाता है मांसाहारी, प्राथमिक कौन हो जाता है, शाकाहारी हो जाता है। तो इसमें प्राथमिक पूछ रहा था तो याद रख लीजिएगा शाकाहारी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। देखिए भूमिगत जल कहने का मतलब अंडरग्राउंड वाटर, इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है, कुआं है, नदी है, समुद्र है, तालाब है। तो कौन हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर। तो ये हो जाएगा कुआं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राथमिक, यहाँ से प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो देखिए मेंडलवाद है, यहाँ से लामार्कवाद है, उसके बाद डार्विनवाद है, सूक्ष्म विकास है। तो ये हो जाएगा डार्विनवाद। कौन हो जाएगा, तो डार्विनवाद। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। तो 22 है मेरा कि हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। क्या आ जाएगा, उत्पादक। हम जानते हैं कि हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक ना। और उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता वे जीव है जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर है, उसे हम क्या कहते हैं, ये उपभोक्ता कहते हैं, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग ऑप्शन ए है कि LH है, एस्ट्रोजन है और FSH है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंडोत्सर्ग का जो कारण है ये है LH।
LH क्या होता है, तो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है ना। इसके वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए जो है ना अंडोस्वर का कारण होता है। तो ये हो जाएगा LH, याद रख लीजिएगा। इसका पूछता है फुल फॉर्म, तो ये इसका हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। देखिए अंडाशय में है, अमाशय में है, अग्नाशय में है, वृक्क में है। तो कौन हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। तो 25 में है मेरा कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। देखिए ऑप्शन ए है आयरन है, बी में है मैग्नीज, सी में है क्लोरीन और डी में है आयोडीन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के जो संश्लेषण में इस किसका होता है, तो ये आवश्यक होता है आयोडीन का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, देखिए 1.5 से 2 kg तक, उसके बाद 0.5 kg से लेके 1.5 kg तक, उसके बाद 1.2 kg से लेके 1.4 kg तक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो होता है मानव मस्तिष्क का वजन, ये होता है 1200 से 14 के बीच में होता है, ठीक है ना। लगभग 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं। तो 28 है मेरा कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के लिए निवारक लेंस जो होता है ये होता है अवतल लेंस। कौन होता है, अवतल लेंस। जब अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है आभासी सीधा, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक सीधा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का हम जो है ना वो प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं अवतल हो जाएगा लेंस द्वारा, ठीक है ना। तो अवतल लेंस ये याद रख लीजिएगा निश्चित। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सी दर्पण को हम क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो ये करते हैं उत्तल दर्पण को। किसको बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अभी तुरंत बताएं कि अवतल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये आभासी और सीधा, जिसको हम काल्पनिक सीधा बोल सकते हैं, और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। तो देखिए 31 में है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो आप लोग सब जानते होंगे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है जूल। क्या होता है, जूल हो जाता है। कार्य रहे या तो ऊर्जा रहे, तो दोनों का समान एसआई मात्रक होता है, तो इसका हो जाएगा जूल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और विद्युत धारा का पूछता है तो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। अच्छा विद्युत आवेश के पूछेगा तो ये कूलम हो जाएगा। उसके 30 है मेरा कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। तो ये किस परिघटना का परिमाण है, तो ए में है अपवर्तन, बी में है परिकिरणन और सी में है परावर्तन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये है परिकिरणन का परिघटना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 में है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो कितना होता है, देखिए 25 मीटर है, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सामान्य नेत्र के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरा कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा। तो देखिए फोकस दूरी इसमें जो है ना कितना दिया हुआ है, ये किसका है, उत्तल लेंस का। पहला नंबर तो आप रख लीजिएगा कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ये क्या होता है,
धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव लिया जाता है। और यहाँ से पूछे कि अवतल लेंस का फोकस दूरी, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी यदि रहता तो यहाँ से हम निगेटिव लेते। तो ये दोनों तो इसे ऑप्शन कट जाएगा। अब इस दोनों में चेक करना है कि कौन हो जाएगा प्लस वाले में। तो देखिए इसका क्षमता इक्वल टू होता है, लेंस की जो क्षमता होता है ये होता है P इक्वल टू 1/f होता है। तो ये होता है मीटर में दिया हुआ रहता है, ठीक ना। तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि यहाँ से सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो f का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से 50, तो यहाँ से 50 से कटा दो तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से +2 डायऑप्टर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से जो है ना लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है ये होता है डायऑप्टर, इसीलिए D से इसको डिनोट किया जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा इसका डी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो हम जानते हैं कि एक प्रिज्म जो है ना, एक प्रिज्म में मतलब 5 सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 5 सतह। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए ए में है पुतली द्वारा, बी में है परितारिका द्वारा, सी में है दृष्टिपटल द्वारा, और डी है यहाँ से यहाँ हो गया पश्चमाभि पेशियां हो जाएगा। इसमें हो जाएगा पेशियां, यहाँ लिखा है पशियां, तो यहाँ से हो जाएगा पेशियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा कि पश्चमाभि पेशियों द्वारा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं ये है 2, आप सभी जानते हैं कौन कौन है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो देखिए उसका जो लेंस बनाता है ये किसका लेंस होता है, ये होता है उत्तल लेंस का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 39 में है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो देखिए ये जो बिंदु गुजरेगी ये गुजरेगी मुख्य फोकस से। देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए करेक्ट हो जाएगा कि फोकस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। ए में है अपवर्तन है, बी में है वर्ण विक्षेपण है, सी में है विचलन है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। तो 41 है मेरा कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। देखिए ए में है उच्च दाब की हवा, बी में स्थिर हवा, सी में गतिमान हवा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गतिमान हवा हो जाएगा। सिर्फ हवा में क्या रहना चाहिए, गति रहना चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, मतलब जो है ना ये घूम सकता है पवन विद्युत जनित्र। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सी करेक्ट हो जाएगा, गतिमान हवा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो देखिए कांच की अवतल लेंस की जो वायु में शक्ति होती है ये होती है, क्या होती है, देखिए ए में दिया हुआ है ऋणात्मक, बी में है धनात्मक, सी में है कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ना शक्ति ये ऋणात्मक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस की जो यहाँ से कांच के अवतल लेंस दिया हुआ है, तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ये ऋणात्मक होता है। यदि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसका शक्ति भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछे कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ये होता है धनात्मक होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है मेरा कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए ए में है आयोडीन है, बी में है ग्रेफाइट है, सी में सल्फर है, डी में हीरा हो जाएगा। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि विद्युत का सुचालक है, तो ये हो जाएगा बी में ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या और यहाँ से फोकस के बीच जो रिलेशन होता है ये होता है F बराबर R/2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए R का जो मान दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। आप बाय 2 करेंगे तो देखिए काट के कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर
यदि इसमें निगेटिव पॉजिटिव रहता तो देखिए यहाँ से अवतल है तो इसका क्या हो जाता, ऋणात्मक हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती विकिरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए है अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, अभिलंब के नजदीक और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा अभिलंब से दूर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो देखिए यहाँ से करने की युक्ति जो है ये क्या है, तो ऑप्शन ए है जनित्र है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, बी में है मोटर, सी में है एमीटर और डी में है गैल्वेनोमीटर। तो ये हो जाएगा जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में है कि ऊर्जा का प्रवाह यहाँ से पारंपरिक स्रोत है। देखिए पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, बायोगैस है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पारंपरिक स्रोत जो है, प्राकृतिक स्रोत, ये हो जाएगा कोयला। कौन हो जाएगा, कोयला। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है मेरा कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित यहाँ से होती है तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन ए है कि विचलन हो जाएगा, बी में विक्षेपण है, सी में परावर्तन है और इनमें से सभी है। तो इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, विचलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, देखिए ऑप्शन ए है 220 वोल्ट दिष्ट धारा जिसको हम डीसी बोलते हैं। उसके बाद बी में है कि 12 वोल्ट डीसी। उसके बाद हो गया यहाँ से सी में 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी। उसके बाद डी में हो गया कि 12 वोल्ट एसी मतलब जो है ना करंट। तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ जो है ना 220 वोल्ट यहाँ से एसी होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा कि जस्ता की परमाणु संख्या है। तो देखिए जस्ता की जो परमाणु संख्या ये होता है 30 होता है। क्या होता है, 30। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 51 में है मेरा कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए इसी को बोला जाता है वॉशिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर, धोबन सोडा, ये सब जो नाम है इसी का है, ठीक है ना। तो धोबिया सोडा का जो नाम ये होता है सूत्र, ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन परवल क्षारक है। तो देखिए यहाँ से ए में है MgOH का होल 2, बी में है NH4OH है, सी में है NaOH हो जाएगा और डी में है CuOH का होल 2। तो इनमें कौन हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, NaOH हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट हो यहाँ से या हेमाटाइट दिया हुआ है, तो ये किसका है, देखिए ए में है जिंक है, बी में है Fe जिसको हम बोलते हैं फेरस, लोहा का सिंबल होता है, कॉपर है, उसके बाद यहाँ से सोना है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है ना हेमेटाइट यदि पूछे तो ये हो जाएगा किसका, फेरस का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 54 है मेरा कि सल्फाइड एस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। तो देखिए ए में है दर्पण विधि, बी में है हाथ से चूनकर, सी में है निस्तापन और डी में है फैन उत्प्लावन विधि। तो देखिए इसका जो है ना 54 का सल्फाइड एस्क का सांद्रण होता है ये होता है फैन उत्प्लावन विधि से, ठीक ना। तो कहीं कहीं आपको झाग विधि मिल जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ से फैन उत्प्लावन विधि। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 55 में मेरा कि अभिक्रिया 2Zn+O2 जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्राप्त होता है 2ZnO। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये इसको बोलते हैं हम उपचयन। क्या बोलते हैं, तो उपचयन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है मेरा कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। तो देखिए ए में है C2H5OH, बी में है C6H12O6 और सी में है H2SO4 और डी में है HC5H15 और N7।
तो बताइए तो क्या हो जाएगा। तो इनमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। C6H12O6 होता है, ठीक ना, ग्लूकोज का आणविक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचरण करता है या संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या है बताइए तो, विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आयनित होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो देखिए लिथियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया और पोटासियम हो गया, इस सभी के मतलब बाहरी कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होता है 1। तो ये याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है मेरा कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। देखिए यहाँ पे ए में है क्लोरीन है, बी में है हाइड्रोजन, सी में है हीलियम और डी में है यहाँ से सोडियम है, ठीक ना। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है ना 6 मतलब अक्रिय गैस होता है मतलब शून्य वर्ग में, तो वो 6 मतलब जो है ना आप याद रख लीजिएगा। तो देखिए एक हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनॉन होता है और रेडॉन हो जाता है। तो ये क्या है, अक्रिय गैस है। तो ये होता है शून्य वर्ग के समूह में मतलब उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हीलियम हो जाएगा करेक्ट, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो ए में है फ्लोरीन है, बी में है यहाँ से के हो गया, उसके बाद सी में आई है और डी में ए है। तो यहाँ से देखिए फ्लोरीन जो होता है ये होता है विद्युत का ऋणात्मक तत्व, सबसे सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं। ये 60 हो गया। 61 देख लेते हैं। 61 में है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है। तो ए में है हाइड्रोजन, बी में है ये ए में है ऑक्सीजन, बी में है ओजोन, सी में हाइड्रोजन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मतलब हाइड्रोजन कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 62 में है कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। देखिए 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8 और डी में है यहाँ से 9.1 से 9.5। तब हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है ये होता है अप्रॉक्स में 7 से मतलब 7.8 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है मेरा कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा अम्ल है मतलब एसिड है। तो देखिए ए में है Na2O, बी में है CuO है, उसके बाद सी में है CaOH का होल 2 है और डी में है H2SO4। तो देखिए डी में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो ये अम्ल है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल हम बोलते हैं, तो H2SO4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। देखिए ए में हल्दी है, बी में है लिटमस पत्र है, सी में है मिथेन यहाँ से मेथिल ऑरेंज है और डी में हो जाएगा लाल पत्ता गोभी है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि संश्लेषित सूचक, तो ये हो जाएगा मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है मेरा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। देखिए ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में है कार्बोक्जिलिक अम्ल, सी में है कार्बोनिक अम्ल और डी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है ये बनाता है कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संघटक है। देखिए ए में ये Cu2Fe हो जाएगा, बी में है CuFeS2 है और सी में है CuFe2S है और डी में है Cu2Fe2 है। तो इनमें से कौन हो जाएगा इसका सही रासायनिक सूत्र, तो ये हो जाएगा CuFeS2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा कॉपर पायराइट्स का इसका ये अनुसूत्र हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो देखिए प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, देखिए ए में ऑप्शन है कि जिंक है, बी में सोना है, सी में लोहा है और डी में तांबा है। तो कौन हो जाएगा इनमें से ऑप्शन, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा सोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए यहाँ से सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है, तो सबसे अधिक पूछे तो वो होता है पोटासियम, लेकिन उससे जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो जो है ना घटता जाता है। तो यहाँ से
उसके ऊपर कौन है, तो जिंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जिंक हो जाएगा। लेकिन सबसे कम अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछे तो ये हो जाएगा किसका, सोना का। अधिक कम में आए तब, और सबसे अधिक पूछे तो पोटासियम होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो उसके नीचे जैसे जैसे आएंगे वो हो जाएगा मतलब सबसे अधिक। तो यहाँ से हम क्या किया है, अरेंज किया हुआ है, तो इसका Zn हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। तो देखिए अधातु का बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ये 4 से लेकर 7 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 4, 5, 6 या 7। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है मेरा कि पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल जो है ये है कॉपर प्लस जिंक का, ठीक ना। तो हम इसका याद रखेंगे कैसे कि पिताजी, इसका ट्रिक होता है पिताजी। देखिए पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से होता है जिंक। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा पीतल किनका मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगा कॉपर तथा जिंक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में है कि निम्नांकित में कौन समावयवी है। देखिए ए में है यहाँ से मेथिल अल्कोहल प्लस और यहाँ से डाइमेथिल ईथर, बी में है एसीटोन और एसीटल्डिहाइड हो जाएगा, और सी में है एसी यहाँ से इथाइल अल्कोहल और यहाँ से डाइमेथाइल ईथर, और डी में है इथिन और इथाइन हो जाएगा। इनमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि इथिल अल्कोहल और डाइमिथिल ईथर। तो ऑप्शन नंबर 71 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं। तो 72 में है CH3 यहाँ से O और C2H5 का यहाँ से आईयूपेक नाम पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा इथॉक्सीमीथेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा इथॉक्सीमीथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है मेरा कि लोहे की अभिक्रिया भाप से करने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो ये बनता है, देखिए तो यहाँ से 73 का जो ऑप्शन नंबर होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। तो ये 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये कौन नहीं करता है, तो 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 76 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है मेरा कि एक मिश्र धातु में 90% मतलब 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम है। तो देखिए कॉपर प्लस टीन मिल के जो बनाता है ये करता है मतलब जो है ना कांसा का निर्माण करता है, जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रॉन्ज। देखिए आप सोल्डर पूछेगा तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सोल्डर पूछेगा कि किस मिश्र धातु यहाँ जो है ना किसका मिश्रण है, तो ये सोल्डर जो होगा ये हो जाएगा मतलब सीसा और टीन का, जिसको हम बोलते हैं लेड Pb प्लस Sn हो जाएगा। उसके बाद ब्रॉन्ज हो जाएगा यहाँ से Cu प्लस Sn हो जाएगा, और पीतल Cu प्लस Zn हो जाएगा, और जर्मन सिल्वर का होता है Cu प्लस Zn प्लस निकेल हो जाता है, ठीक ना। तो ये याद रख लीजिएगा। चलिए हम लिख देते हैं। तो सोल्डर पूछेगा तो Pb प्लस Sn हो जाएगा। उसके बाद ब्रॉन्ज होता है कॉपर, तो Cu प्लस यहाँ से Sn हो जाएगा, जिसको हम टीन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से पीतल पूछेगा तो कॉपर प्लस यहाँ से जिंक हो जाता है, और जर्मन सिल्वर पूछे तो ये हो जाता है Cu प्लस Zn प्लस Ni हो जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा Zn प्लस यहाँ से Ni निकेल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 देखते हैं। 77 में है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो ये क्या बनाता है, देखिए एक में है H2 गैस है, O2 गैस है, H2 और O2 गैस दोनों, और डी में है ZNO। तो देखिए ये जो है ना जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर ये दोनों गैस का निर्माण करता है। तो ये हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन, तो H2 हो जाएगा और O2 गैस दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ एक में है एल्युमिनियम है, बी में है कॉपर है, सी में है Ag है मतलब जिसको हम चांदी बोलते हैं,
और डी में है Hg है, जिसको हम पारा बोलते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये वायु के उच्चता पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन के साथ जो है ना ये संयोजन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, Ag। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है मेरा कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। तो देखिए, ये जो कहलाते हैं ना, ए में है खनिज है, बी में है धातुमल है, सी में गैंग है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यदि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य है तो इसको हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है मेरा लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो इसमें गुण होता है ये होता है तन्यता के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें जितने भी ऑप्शन गलत था वो सारा हम ऑप्शन सुधार करके और सही इसमें टिक किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं तीसरा फिर पार्ट में।